हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, हमको कंक्रीट कंक्रीट खेलते हुए काफ़ी दिन हो गए। अब हम मुद्दे की बात करते हैं आरसीसी कि आरसीसी क्या है। कंक्रीट की बेसिक प्रॉपर्टीज हमने देख ली, जो हमारे आरसीसी पढ़ते वक्त काम में आने वाली थी वो। बाकी पूरा कंक्रीट जब हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे या बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ आरसीसी की। देखिए होता क्या है, सपोज कीजिए कि ये कोई कंक्रीट का बीम है, ये कोई कंक्रीट का बीम है मान लेते हैं, राइट। ये कोई कंक्रीट का बीम है। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है इसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस, इसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। इस लाइन को न्यूट्रल एक्सिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस लाइन पे नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू जीरो होती है। इस लाइन पे नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू जीरो होती है। याद रखना, नॉर्मल स्ट्रेस जीरो होती है, शियर स्ट्रेस जीरो नहीं होता है। शियर स्ट्रेस तो इस लाइन पे मैक्सिमम होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि अगर आप इसका नॉर्मल स्ट्रेन देखोगे तो कुछ इस तरह दिखेगा, और अगर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। मतलब नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू जीरो होती है, शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू जीरो नहीं होती है, ये याद रखना एक तो। अब तुमने सॉम में देखा होगा ये चीज कि नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, इन दोनों में फर्क क्या है, तो मैं यहां पे डिस्कस नहीं कर रहा ये चीज। अगर कोई भी स्ट्रेस परपेंडिकुलर और पैरेलल टू द सरफेस या क्रॉस सेक्शन, जैसे ये क्रॉस सेक्शन है, अगर इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल अगर कोई स्ट्रेस एक्ट कर रहा है तो वो शियर स्ट्रेस है, इसके परपेंडिकुलर कोई स्ट्रेस एक्ट कर रहा है तो वो नॉर्मल स्ट्रेस है। तुमने सॉम में काफी अच्छे डिटेल में इसको पढ़ा होगा। तो न्यूट्रल एक्सिस वो जगह है बीम में जहां पे क्या है, नॉर्मल स्ट्रेसेस का वैल्यू जीरो, राइट। इसलिए इसको न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल स्ट्रेस। अब हम यहां पे ये बात कर रहे हैं कि जब इससे पहले हमने कंक्रीट पढ़ा था, तो कंक्रीट में ऐसा क्या कमी रह गया जिससे आपको आरसीसी की जरूरत पड़ती है, जिससे आपको आरसीसी की जरूरत पड़ती है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कंप्रेशन जोन होता है, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो टेंशन जोन होता है। मतलब इस वाले जोन में कंप्रेसिव स्ट्रेस इंट्रोड्यूस होंगी, इस वाले सेक्शन में, इस वाले पोर्शन में टेंसल स्ट्रेसेस आएंगी। और ये भी हमको पता है कि कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ उतना ही वीक होता है। तो इस वाले सेक्शन में जो टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी, उन टेंसाइल स्ट्रेसेस को बियर करने के लिए कंक्रीट कैपेबल नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस वाली जगह पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवा देते हैं। इस वाली जगह पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवा देते हैं। ये रेनफोर्समेंट है, ये रेनफोर्समेंट है। रेनफोर्समेंट के रूप में जनरली हम स्टील प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहां पे कुल मिला के क्या प्रोवाइड करवा दिया, स्टील की बार प्रोवाइड करवा दी। ये स्टील की बार्स क्या करेंगी, ये स्टील की बार क्या करेंगी, जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है उस कंप्रेसिव स्ट्रेस को तो कंक्रीट खुद ही ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टेंसाइल स्ट्रेस जो आएगी कंक्रीट में, वो टेंसाइल स्ट्रेस लेने में कैपेबल नहीं होगा। तो जितना कंक्रीट की कैपेसिटी है टेंसाइल स्ट्रेस को बियर करने की, उतना तो कंक्रीट बियर करेगा। उसके बाद अगर टेंसाइल स्ट्रेस एक्सीड करती है तो कंक्रीट अपने स्ट्रेस ट्रांसफर कर देगा इस रेनफोर्समेंट को, इस स्टील को। और स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है स्टील की। जनरली जो आरसीसी में हम स्टील काम में लेते हैं वो या तो Fe415 काम में लेते हैं या Fe500 काम में लेते हैं। तो ये जो नंबर बताता है 415 और 500, ये इसका यील्ड स्ट्रेस बताता है, ये इसका यील्ड स्ट्रेस बताता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा एक में कि यील्ड स्ट्रेस क्या होता है और यील्ड स्ट्रेस ही क्यों डिफाइन करते हैं इसके लिए। कुल मिला के समझ लो कि जो टेंशन में स्ट्रेंथ है स्टील का, वो टेंशन में स्ट्रेंथ शो करता है ये 415 MPa और 500 MPa, ठीक है। ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ नहीं है, इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ नहीं है, ये इसका यील्ड स्ट्रेंथ है। इन दोनों में फर्क क्या है, एक वीडियो उस पर करेंगे, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो हमने रेनफोर्समेंट के रूप में स्टील काम में लिया, उस स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है, तो वो टेंसाइल स्ट्रेसेस को इजीली बियर कर सकता है। अब बात ये आती है
कि टेंसाइल स्ट्रेसेस को बियर कब करेगा। टेंसाइल स्ट्रेसेस को बियर कब करेगा, जब कंक्रीट और ये स्टील इन दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो, इन दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो। बॉन्डिंग शुड बी प्रॉपर बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। और एक टर्म आती है स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी, स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी। भाई ये दोनों अगर साथ साथ काम करेंगे तो कंपैटिबिलिटी होना तो जरूरी है। अगर तुम्हारी शादी भी होती है मान लो, तो पहले कंपैटिबिलिटी, अगर दोनों में कंपैटिबिलिटी नहीं है, लड़के लड़की में अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है तो बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे। तो अगर कंक्रीट और स्टील में भी कंपैटिबिलिटी नहीं होगी तो इनका बॉन्ड फेल हो जाएगा, और स्टील कंक्रीट की स्ट्रेस को नहीं लेगा या कंक्रीट स्टील को अपनी स्ट्रेस नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो यहां पे स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी का मतलब है स्ट्रेस एट एनी पॉइंट, strain at any point would be same in concrete and steel, concrete and steel। अगर किसी भी हर एक पॉइंट पे कंक्रीट और स्टील इन दोनों में सेम स्ट्रेन है तो स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी इंश्योर होता है। और इस स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी को इंश्योर होने के लिए जरूरी है इसमें प्रॉपर बॉन्डिंग का होना, प्रॉपर बॉन्डिंग। तो प्रॉपर बॉन्डिंग इंश्योर करता है स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी। अगर मान लीजिए किसी भी रीजन से, चाहे वो रीजन टेम्परेचर का हो, चाहे वो रीजन लोडिंग का हो, चाहे वो श्रिंकेज का हो, किसी का भी हो, उससे अगर इन दोनों में रिलेटिव मूवमेंट हो गया। रिलेटिव मूवमेंट कब होगा, जब एक किसी चीज में स्ट्रेन कम आएगा, एक किसी चीज में स्ट्रेन ज्यादा आएगा। सपोज करिए कंक्रीट में स्ट्रेन ज्यादा आ गया, स्टील में स्ट्रेन कम आया, तो दोनों में रिलेटिव मूवमेंट हुआ। रिलेटिव मूवमेंट तब होगा जब दोनों का बॉन्ड टूट जाएगा। तो हमको हमेशा ये इंश्योर करना है कि रिलेटिव मूवमेंट ना हो, क्योंकि अगर रिलेटिव मूवमेंट हुआ तो स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी नहीं रह पाएगी। स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी कब नहीं रह पाएगी, जब प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होगी। और अगर कंक्रीट और स्टील के बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होगी तो स्टील को कंक्रीट स्ट्रेस ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, ना ही स्टील कंक्रीट से स्ट्रेस लेगा। यहां पे जो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस है वो फिजिकल है, ये ध्यान रखना। ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट से स्ट्रेसेस ट्रांसफर होते हैं मटेरियल में, तो इसके लिए प्रॉपर बॉन्डिंग का होना बहुत जरूरी है, राइट। तो अब मुझे अगर रेनफोर्समेंट कंक्रीट डिफाइन करनी हो, मुझे आरसीसी डिफाइन करना हो, तो आरसीसी क्या हो गया, एक कंक्रीट है और उस कंक्रीट में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवा दिया गया, उस सेक्शन को बोल दिया जाएगा आरसीसी। अब ये रेनफोर्समेंट क्या करेगा, ये रेनफोर्समेंट टेंसाइल स्ट्रेस को बियर करेगा। ये रेनफोर्समेंट टेंसाइल स्ट्रेस को बियर करेगा क्योंकि कंप्रेशन में कंक्रीट अच्छा है। अभी तक हमने जितना सीखा है उसके हिसाब से इस रेनफोर्समेंट को हम टेंशन जोन में प्रोवाइड करवाते हैं। आगे हम देखेंगे कि जैसे जैसे हमको जरूरत पड़ेगी तो हम कंप्रेशन जोन में भी प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन अभी तक जो सीखा है वो ये है कि कंप्रेसिव स्ट्रेस कंक्रीट ले लेगा लेकिन टेंसाइल स्ट्रेस नहीं ले पाएगा, इस वजह से टेंशन जोन में हम ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवा देते हैं, राइट। तो ये कंक्रीट ही है आरसीसी। RCC is concrete with reinforcement is embedded in it। ठीक है, अब ये रेनफोर्समेंट ने किया क्या, ये रेनफोर्समेंट टेंसाइल स्ट्रेस को बियर करेगा, मतलब कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। ये जो सेक्शन है कंक्रीट का, इस कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। रेनफोर्समेंट इंक्रीजेस टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन। ये मैं सिर्फ इसमें एक चीज लिख देते हैं अपन, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ फ्लेक्सुरल सेक्शन या फ्लेक्सुरल मेंबर। फ्लेक्सुरल मेंबर क्या होता है मैं बात कर चुका हूं पहले, वो मेंबर जिनमें बेंडिंग होती है। कॉलम में बेंडिंग नहीं होती, बीम में बेंडिंग होती है, स्लैब में बेंडिंग होती है, फुटिंग में बेंडिंग हो सकती है, तो ये सारे बोले जाते हैं फ्लेक्सुरल मेंबर। टेंशन मेंबर नाम का कोई मेंबर नहीं होता आरसीसी में, क्योंकि डायरेक्ट टेंशन कहीं भी नहीं लगता है यहां पर। दूसरा क्या किया, अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाए मतलब कंक्रीट को डक्टाइल बना दिया इसने,
ये सेक्शन को डक्टिलिटी प्रोवाइड करता है। दिस रेनफोर्समेंट provides ductility to the concrete. Ductility to the concrete. और यूज क्या किया जाता है रेनफोर्समेंट में? स्टील। स्टील इज जनरली यूज्ड एज reinforcement, right? To ensure strain compatibility, bonding should be adequate. Bonding should be adequate between both the materials. Between both the materials. इसलिए तुम देखना आजकल जो स्टील की बार्स काम आती हैं वो स्टील की बार डिफॉर्म्ड बार यूज लेते हैं। जैसे ये स्टील की बार है तो HYSD बार काम में आती है। HYSD बार में सरफेस पे इस तरह के डिफॉर्मेशन होते हैं। सरफेस पे इस तरह के डिफॉर्मेशन होते हैं। ये डिफॉर्मेशन बॉन्डिंग के लिए होते हैं कि कंक्रीट और स्टील की बॉन्डिंग अच्छी, स्लिपरी सरफेस ना हो। तो हम आजकल HYSD बार ही काम में लेते हैं एज रेनफोर्समेंट, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। ठीक है, HYSD का मतलब हो जाएगा हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। ठीक है, तो ये बात थी आरसीसी की कि आरसीसी क्या है। अब मैं बात करूंगा इफेक्टिव डेप्थ, टोटल डेप्थ, इफेक्टिव कवर, क्लियर कवर, ये चीजें क्या होती हैं। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें बात करेंगे टोटल डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव कवर, क्लियर कवर, ये सब चीजें क्या होती हैं। मैं एक सेक्शन बना देता हूं उसके लिए। सपोज कीजिए कि ये कोई क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है, ये इसमें दोनों साइड में रेनफोर्समेंट लगा देते हैं। ऊपर भी रेनफोर्समेंट लगा दिया और नीचे भी रेनफोर्समेंट लगा दिया। क्लियर? इन दोनों रेनफोर्समेंट को टाई बार से बांध देते हैं। ये टाई बार कौन कौन सी होती है आगे बात करेंगे, जब बीम और कॉलम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। इनको टाई बार से बांध दिया, ये टाई बार हो गया। इस टाई बार को जब बीम पढ़ते हैं तो स्टिरअप बोलते हैं, जब कॉलम पढ़ते हैं तो टाई बोलते हैं। इसका हुक इस तरह से रखा जाता है ऊपर। ये जो ओवरऑल डायमेंशन है एक्स एक्सिस पे, ये इसका विड्थ है d, ये ओवरऑल डायमेंशन ये है कैपिटल D। ये वाला जो पॉइंट है ये एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर है। दिस इज एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर, मतलब कंप्रेशन जोन का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट, एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर। ये वाला हिस्सा दैट इज एक्सट्रीम टेंशन फाइबर, बॉटम मोस्ट पॉइंट, एक्सट्रीम टेंशन
फाइबर, राइट। तो एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से एक्सट्रीम टेंशन फाइबर के बीच की डिस्टेंस इज कॉल्ड टोटल डेप्थ। ये जो कैपिटल डी है दिस इज कॉल्ड टोटल डेप्थ। मैं ये बीम का क्रॉस सेक्शन मान के चल रहा हूं, मान लो। तो बीम के क्रॉस सेक्शन में जो टाई हैं इनको बोलते हैं स्टिरअप्स। ये है स्टिरअप, स्टिरअप। और इस स्टिरअप का डायमीटर को बोल देता हूं मैं 5t। इस स्टिरअप के डायमीटर को बोल देते हैं 5t। ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये है मेन रेनफोर्समेंट, ये है मेन रेनफोर्समेंट, और इसका डायमीटर को बोल देता हूं 5। क्लियर? तो टोटल डेप्थ का मतलब पता चल गया। एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से एक्सट्रीम टेंशन फाइबर के बीच की डिस्टेंस इज कॉल्ड टोटल डेप्थ। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव डेप्थ की। देखिए, इफेक्टिव डेप्थ होता है एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से टेंशन रेनफोर्समेंट का सीजी। टेंशन साइड में रेनफोर्समेंट है, तो टेंशन रेनफोर्समेंट का सीजी कहां आएगा? जहां पे टेंशन रेनफोर्समेंट का ग्रुप है वहां पे। इसका दूसरा केस भी कंसिडर करेंगे भी एक। तो एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से टेंशन रेनफोर्समेंट के सीजी तक की डिस्टेंस इज कॉल्ड इफेक्टिव डेप्थ। स्मॉल डी से डिनोट करते हैं इसको। ये होता है आपका इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है। अब देखिए, अब ये जो पोर्शन है टेंशन रेनफोर्समेंट के सीजी से लेके एक्सट्रीम टेंशन फाइबर तक के डिस्टेंस, इसको बोलते हैं डी डैश से डिनोट करते हैं इसको, और इसको बोलते हैं इफेक्टिव कवर। इसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कवर। क्लियर? इसके अलावा सबसे नीचे जो पोर्शन है, सबसे जो आउटर मोस्ट सरफेस है रेनफोर्समेंट का, चाहे वो इस वाली डायरेक्शन में हो, चाहे वो इस वाली डायरेक्शन में हो, चाहे वो इस वाली डायरेक्शन में हो, चाहे वो इस वाली डायरेक्शन में, जो आउटर मोस्ट सरफेस है रेनफोर्समेंट का, वहां से लेके आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ कंक्रीट, दिस इज कॉल्ड क्लियर कवर। इसको डी डबल डैश से डिनोट करते हैं जनरली। ये होता है क्लियर कवर, क्लियर कवर। तो ओवरऑल डेप्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफेक्टिव डेप्थ क्या है? इफेक्टिव डेप्थ मतलब स्मॉल डी। तो स्मॉल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर, एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर टू सीजी ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, सीजी ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, राइट। दूसरा क्या है? इफेक्टिव कवर। दूसरा है इफेक्टिव कवर, जिसको मैं इधर लिख देता हूं डी डैश। डिस्टेंस बिटवीन सीजी ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट एंड एक्सट्रीम टेंशन फाइबर, एक्सट्रीम टेंशन फाइबर। एक याद, ठीक है, एक याद करना। इसी तरह से ये भी इफेक्टिव कवर होता है, ये भी इफेक्टिव कवर होता है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे जब हम डबल रेनफोर्समेंट पढ़ेंगे तब। क्लियर? तो अब एक चीज बताइए, अगर हमें टोटल डेप्थ दिया हुआ है, मान लो अगर आपको टोटल डेप्थ पता है, आपको रेनफोर्समेंट का डायमीटर पता है, आपको स्टिरअप का डायमीटर पता है, तो क्या हम उससे इफेक्टिव डेप्थ या इफेक्टिव कवर कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या किया जा सकता है? अगर आपको मान लीजिए क्लियर कवर पता हो डी डबल डैश, आपको रेनफोर्समेंट का डायमीटर पता हो, आपको स्टिरअप का डायमीटर पता हो और टोटल डेप्थ पता हो, तो इससे इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट की जा सकती है। अगर मैं डी लिखूं तो डी क्या हो जाएगा? टोटल डेप्थ कैपिटल डी। कैपिटल डी में से अगर मैं क्लियर कवर माइनस कर दूं तो यहाँ पहुंच जाएंगे नीली वाली सरफेस पे, माइनस डी डबल डैश। डी डबल डैश के बाद ये चीज हटा दूं, स्टिरअप का डायमीटर माइनस 5t
माइनस ये कितना हटेगा 5/2, क्योंकि ये इसके सरफेस इसके सीधी से, तो माइनस 5/, इस तरह से स्मॉल डी या इफेक्टिव डेप्थ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो चीज आसान है, क्योंकि यहाँ पे एक ही रो है, टेंशन साइड में एक ही रो है, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा देखते हैं, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब मैं इसमें स्टीरअप काम में नहीं ले रहा, ठीक है, स्टीरअप होगा तो भी आ जाएगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये न्यूट्रल एक्सिस है। सपोज करिए कि मैंने रेनफोर्समेंट 3 रो में प्रोवाइड करवाया हुआ है। 3 रो हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमने रेनफोर्समेंट 3 रो में प्रोवाइड करवाया हुआ है। ये डायमेंशन कैपिटल B हो जाएगा, ये डायमेंशन कैपिटल D हो जाएगा। अगर इसका डायमीटर 5 है, मेन रेनफोर्समेंट का डायमीटर 5 है, इसके अलावा आउटर सरफेस ऑफ रेनफोर्समेंट टू एक्सट्रीम सरफेस ऑफ कंक्रीट, ये मान लीजिए डबल डैश है, क्लियर कवर है, और रेनफोर्समेंट टू रेनफोर्समेंट क्लियर डिस्टेंस सरफेस टू सरफेस, क्लियर डिस्टेंस सपोज S है, ये भी S और ये भी S। अब इस केस में इफेक्टिव डेप्थ कैसे पता करें? हमने बताया था टेंशन रेनफोर्समेंट का सीजी। तो टेंशन रेनफोर्समेंट का मतलब है पूरे का पूरा टेंशन ब्लॉक जिसमें रेनफोर्समेंट लगा हुआ है। तो रेनफोर्समेंट किस ब्लॉक में लगा हुआ है? रेनफोर्समेंट पूरा इस वाले ब्लॉक में लगा हुआ है। रेनफोर्समेंट पूरा इस ब्लॉक में लगा हुआ है। और इस ब्लॉक का सीजी कहां से हो जाएगा? यहां से हो जाएगा। इस ब्लॉक का सीजी यहां से हो जाएगा। तो एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से टेंशन रेनफोर्समेंट के सीजी की डिस्टेंस इज स्मॉल डी, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस डी डैश, राइट। अगर मुझे डी डैश पता करना हो यहां पे, तो डी डैश क्या हो जाएगा? डी डबल डैश प्लस 5 प्लस एस प्लस 5/2, क्योंकि यहां से यहां तक पहुंचना है। तो डी डबल डैश क्या हो जाएगा, सॉरी डी डैश क्या हो जाएगा? डी डबल डैश प्लस ये ऐड करूंगा पूरा 5 प्लस ये ऐड करेंगे दोनों के बीच की डिस्टेंस S प्लस ये आधी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 5/2। इस तरह से इफेक्टिव कवर या इफेक्टिव कवर पता चल जाता है। और इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है? टोटल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर, टोटल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर। तो ये तो हुआ किस तरह से इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव डेप्थ पता करना। एक चीज और याद रखना कि मिनिमम जो कवर होता है, मिनिमम क्लियर कवर जो होता है, वो अलग अलग मेंबर्स के लिए कितना होता है। मिनिमम क्लियर कवर है, ध्यान रखना, इफेक्टिव कवर नहीं। मिनिमम क्लियर कवर फॉर मेंबर्स, ये IS कोड 456 2007 के रिकमेंडेशंस है। स्लैब मेंबर हो सकता है, स्लैब, बीम, कॉलम और फुटिंग। स्लैब के लिए मिनिमम क्लियर कवर लेते हैं 20 mm, ये मिनिमम क्लियर कवर है, ध्यान रखना। बीम के लिए 25 mm, कॉलम के लिए 40 mm और फुटिंग के लिए 50 mm। ये मिनिमम क्लियर कवर है, ये याद रखिए। दूसरा एक पूछा जा सकता है, मिनिमम क्लियर कवर फॉर एक्सपोजर कंडीशन। मिनिमम क्लियर कवर फॉर एक्सपोजर कंडीशन। एक्सपोजर कंडीशन 5 बताई थी पिछले वीडियो में। एक्सपोजर कंडीशन, अब उस एक्सपोजर कंडीशन में इनमें से भले कोई सा भी मेंबर हो, उससे कम क्लियर कवर प्रोवाइड नहीं करवाना है। तो हमारे पास एक्सपोजर कंडीशंस थी माइल्ड, मॉडरेट,
सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। ये देख चुके हैं पहले, माइल्ड क्या होता है, मॉडरेट क्या होता है, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। माइल्ड के लिए मिनिमम क्लियर कवर है 20 mm, भले कोई भी मेंबर हो। जैसे मान लीजिए माइल्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन है और वहां पे आपको कॉलम बनाना है, तो मिनिमम क्लियर कवर 20 है। तो ऐसा नहीं होगा कि 20 कॉलम के लिए 20 से प्रोवाइड करवा दोगे, क्योंकि कॉलम मेंबर के लिए कम से कम 40 चाहिए। तो इन दोनों में कंपेयर करके देखना है, जो ज़्यादा हो वो प्रोवाइड करवाना है। 40 से कम तो आप कॉलम में प्रोवाइड करवा ही नहीं सकते, और यहाँ पे इस कंडीशन में 20 से कम प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तो माइल्ड में अगर कॉलम बनाओगे तो कितने का कवर प्रोवाइड कराओगे, कम से कम 40 का। मॉडरेट में 30, सीवियर में 45, वेरी सीवियर में 50 एंड एक्सट्रीम में 75। ये mm है। अब सपोज करिए आप एक्सट्रीम एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, तो एक्सट्रीम में 75 mm चाहिए कम से कम, और एक्सट्रीम में अगर आप स्लैब बना रहे हो तो स्लैब में भी तुमको 75 mm तो क्लियर कवर देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये था अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से और अलग अलग मेंबर के लिए क्लियर कवर। दूसरा तुमसे ये चीज पूछा जा सकता है कि ये जो रिकमेंडेशन है, ये जो क्लियर कवर की रिकमेंडेशन है, ये किस चीज के लिए, ये किस चीज के लिए है। तो जो क्लियर कवर प्रोवाइड करवाते हैं, क्लियर कवर जो प्रोवाइड करवाते हैं वो स्टील को रस्टिंग से बचने के लिए प्रोवाइड कराया जाता है, टू प्रिवेंट द स्टील रस्टिंग। स्टील में जंग नहीं लग जाए, उससे बचने के लिए ये कवर प्रोवाइड करवाया जाए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।